हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है उपसंयोजन यौगिक, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजी यौगिक क्या होता है उसको समझते हैं। तो यह एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है अर्थात धातु आयन होता है, वो दूसरे परमाणु या जो उदासीन अणु है या फिर ऋणात्मक अणु, जिसको एक प्रकार से लिगेंड कहा जाता है, उनके द्वारा उपसंयोजक बंध के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। अब उपसंयोजक जो बंध होता है वास्तव में क्या होता है, तो उपसंयोजक जो बंध होता है यह एक कोवेलेंट बॉन्ड का प्रकार होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक ऐसा बंध जो कि दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की बराबर मात्रा में शेयरिंग अर्थात साझा से बनता है। अर्थात दोनों साइड से जो हमारे एटम रहेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में शेयर करेंगे, उससे बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा ही ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। इसमें यह होता है कि एक केवल डोनर होता है, मतलब डोनर को यहाँ पे लिगेंड कहा जाता है, और एक जो इसके इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको कहा जाता है मेटल अर्थात धातु। मतलब यहाँ क्या होगा, जो लिगेंड रहेगा वह सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता रहेगा लगातार, और धातु वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। और ये जो बंध रहेगा इसको बोल रहे हैं हम लोग उपसंयोजक बंध। और यह भी एक किसका सहसंयोजक बंध का प्रकार है। लेकिन उसमें होता क्या है सहसंयोजक बंध में, कि उसमें जो बंध होते हैं ये वाले, वो इधर के इनके इलेक्ट्रॉन और इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। लेकिन इस बंध की खासियत होती है कि ये जो बॉन्ड है वो सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन के शेयर से बना है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि उपसंयोजक बंध किसको कहते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिन अणुओं में ऐसा बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं उपसंयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी यदि स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन लिखूंगा और अगला क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो कार्बन होता है इसके आउटर में परमाणु क्रमांक कार्बन का होता है 6, 2 और 4, और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 2 और 6। इसके आउटर में 4 है, इसके आउटर में 6 है। तो इसको 8 बनाने के लिए 4 की आवश्यकता है, और इसको 8 बनाने अर्थात ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 2 की। तो इनके के बीच में बंध कैसा बनता है वो समझिए। इसकी जो वैलेंसी है अर्थात संयोजकता है वो तो इसके नाम से 4 होती है। तो यहाँ पे 4 बंध बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 1 और ये 2। ये कैसे बना होगा, इधर का 2 इलेक्ट्रॉन आया होगा और इधर का 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके टोटल बन गया। लेकिन जो अगला रहता है वो क्या होता है, इधर से ऐसे बनता है और एरो लगा रहता है। मतलब ऐसा है कि ऑक्सीजन के पास मेरा कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 में से 1 और 2 यहाँ उपयोग हो गया, और 2 4 यहाँ उपयोग हुआ, और इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब इधर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ का ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो उपयोग हो गया। अब कितना और बचा है, 2 और इसके पास बचा हुआ है। इस तरीके से अब ये ऑक्टेट कैसा पूरा करेगा, ये जो बंध है वो इसी के 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा चौथा, और इसमें 2 मिला के हो जाएगा 5 और 6, टोटल ये 6। और इसका 4 कैसे, 1 2 3 4। अब इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, देखिए 2 ये हो गया, 2 4 2 6, और इस बंध का 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, इस वजह से टोटल कितना हो जाएगा, इसका 8 पूरा हो जाएगा। इसका 8 कैसे पूरा होगा, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा उस बंध का। और ये बंध किसका इलेक्ट्रॉन है पूरा, इस ये जो बंध बन रहा है वो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप का जो बंध बन रहा है ना, इसको बोल रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड अर्थात उपसंयोजक बंध है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ देते रहता है, दूसरा लेते रहता है। इसी तरीके से यदि मैं NH3 की बात करूं, अमोनिया, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर होता है अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि बंध में उपयोग नहीं हुआ रहता है, मतलब बचा रहता है ये। और ये देने के लिए उपलब्ध रहता है किसको, BF3 को। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये इसको देता है। तो ये जो एरो वाला बॉन्ड बन रहा है इसको बोला जाता है कौन सा, उपसंयोजक बंध। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इस यूनिट में हम लोग ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे जैसे K4FeCN6, इसको पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा मेटल है ना, इस मेटल को, ये जो साइनाइड है इसको लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इस तरीके से ऐसे। तो इनके बीच में बंध बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन लगातार देता रहेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा इस टाइप से। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये हो गया इसका बंध। इसमें एक आगे जब पढ़ेंगे तो द्विक लवण आएगा अर्थात डबल साल्ट, और संकुल साल्ट अर्थात संकुल लवण या संकुल यौगिक। तो क्या होगा उसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं लवण अर्थात जो साल्ट होता है वो क्या होता है। तो साल्ट स्पेशली बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो हमारा अम्ल रहता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, वो किसी
क्षार से, अर्थात इस टाइप से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या हो गया क्षार अर्थात बेस, और ये क्या हो गया एसिड अर्थात अम्ल। इससे क्रिया करके लवण बना लेता है अर्थात साल्ट बनाता है इस तरीके से, और क्या बना देता है जल का अणु। तो ये हमारा हो गया साल्ट NaCl, इसको बोल रहे हैं लवण, और साथ में क्या हो गया H2O। तो ये जल, इस टाइप का जो रिएक्शन होता है इसको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अर्थात अम्ल और क्षार जो रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के द्वारा इस लवण का निर्माण होता है। अब इस लवण की खासियत क्या होती है, देखिए जो भी बनता है इस लवण में NaCl को यदि मैं डिवाइड करूँ ऐसे 20 से, तो ये Na प्लस में टूटेगा और ये किस में टूटेगा माइनस में। ठीक है, ये Na कहाँ से मिला है हमको, देखिए Na मिला है क्षार से, तो ये जो हमारा कौन सा है धन आयन, प्लस वाला चार्ज क्या हो जाएगा धन आयन, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा ऋण आयन। यदि ये आयनों में तोड़े तो ऐसा टूट जाएगा। तो जो धन आयन वाला किससे मिल रहा है क्षार से, क्षार से मिल रहा है, इसको बोला जाता है इसको क्षारी मूलक, अर्थात जो धन आयन होते हैं उसको क्षारी मूलक, या इसी को कहा जाता है बेसिक रेडिकल। उसी तरीके से ऋण आयन कहाँ से आया है, ऋण आयन आया है अम्ल से, तो ऋण आयन को और कह दिया जाता है अम्ली मूलक, या अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि हमारा जो लवण रहेगा उसके दो पार्ट होंगे, एक अम्ल से आया वाला और दूसरा क्षार से। जो अम्ल से आया रहेगा अर्थात ऋण वाला भाग हमेशा वो क्या कहलाएगा अम्लीय मूलक अर्थात एसिडिक रेडिकल, क्षार वाला क्या कहलाएगा क्षारीय मूलक अर्थात बेसिक रेडिकल। इसको नोट करिए, फिर लवण के प्रकार पढ़ेंगे जिसमें आएगा पहले साधारण लवण, उसके बाद आएगा मिश्रित लवण। उसी मिश्रित लवण में हम लोग द्विक लवण और संकुल आयन या संकुल लवण की बात करेंगे, जो कि अपने इस यूनिट का हिस्सा है। जल्दी से नोट करिए। अभी तक हमने लवण के बारे में पढ़ा कि वह उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया से बनता है, जिससे जल भी बनते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता था जो धनात्मक भाग होता था वो क्षारीय मूलक कहलाता था क्योंकि क्षार से बना रहता था, ऋणात्मक भाग को अम्लीय मूलक कहते थे क्योंकि वह अम्ल से बना होता था। अब इसके प्रकार देखते हैं। तो पहला है साधारण लवण या सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट में क्या होगा एक एसिड और एक बेस लेंगे अर्थात एक अम्ल और एक क्षार, आपस में उनका क्या रिएक्शन कराएंगे न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिससे क्या होगा लवण बनेगा। अब इसमें ये आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, इससे क्या बन गया ये। अब इसकी खासियत ये होती है कि ये जो लवण बना रहेगा इसमें एक प्लस रहेगा और एक माइनस वाला पार्ट। ये देखिए ये आपका क्षारी हो गया बेस का पार्ट, और ये क्या हो गया हमारा अम्लीय पार्ट अर्थात एसिडिक रेडिकल या अम्लीय मूलक। इसी तरीके से यदि मिश्रित लवण देखें अर्थात मिक्स लवण, तो उसमें ये होता है कि एक से अधिक जो अम्ल है या फिर क्षार है उनको आपस में मिलाने से जो हमारा लवण मिलेगा अर्थात साल्ट मिलेगा उसको बोलते हैं मिक्स। इसमें साधारण में क्या होता है एक अम्ल और एक क्षार को आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा अम्ल या फिर एक से ज़्यादा क्षार को आपस में क्रिया करा रहे हैं। मतलब किसी समय एक अम्ल रहेगा और दो क्षार रहेगा, किसी समय दो क्षार रहेगा एक अम्ल रहेगा, या फिर दो अम्ल रहेगा और एक क्षार रहेगा। मतलब एक से ज़्यादा रहेंगे अम्ल या क्षार, और उनके मिक्सिंग से अर्थात आपस में मिलाने से जो लवण बनेगा। और हर बार इस अभिक्रिया में देखिए जल बनेगा ही, उदासीनीकरण अभिक्रिया चल रही है इस कारण। इसमें एक उदाहरण देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्षार, ये भी क्या हो गया क्षार, लेकिन ये क्या है अम्ल है। देखिए यहाँ एक से अधिक क्षार उपयोग कर लिया हमने। अब ये हमारा बन गया सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें देखिए इस टाइप का जो लवण बनेगा, चूँकि यहाँ हमने एक से ज़्यादा क्षार या अम्ल का प्रयोग कर रखा है, इस कारण क्या होगा यहाँ धान आयन और ऋण आयन की संख्या अधिक मिलेगी अर्थात एक से ज़्यादा मिलेगी इससे। जैसे यहाँ पे देखिए ये Na है तो Na प्लस और K प्लस दो धन आयन मिल गया, लेकिन ऋण आयन कितना मिला एक, मतलब संख्या में ज़्यादा मिलेंगे, धन आयन की संख्या अधिक रहेगी या फिर ऋण आयन की संख्या। उसी तरीके से देखिए ये हमने क्या लिया है क्षार लिया है, लेकिन ये क्या है अम्ल है, और ये भी क्या है अम्ल है हमारा। हमने यहाँ दो अम्ल उपयोग कर लिया है, तो अम्ल का जो पार्ट रहेगा वो ये सब है। क्षार का तो ये पार्ट हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा Ca2 प्लस, लेकिन ये देखिए Cl माइनस रहेगा O2 माइनस, इस तरीके से। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। Cl माइनस या फिर ऐसा रहेगा OCl माइनस, इस तरीके से। मतलब माइनस वाले पार्ट दो मिल गए यहाँ पे मुझे, प्लस वाला एक हिस्सा मिल गया, लेकिन यहाँ पे धन आयन का संख्या दो मिला और ऋण आयन का संख्या एक मिला, इस तरीके से। तो इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो योगात्मक या मालिकुलर साल्ट होता है जिसके अंतर्गत डबल साल्ट या द्विक लवण और साथ में संकुल आयन या संकुल लवण की बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।
वास्तव में होता क्या है, जो योगात्मक साल्ट होते हैं वो बहुत सारे साधारण साल्ट से आप मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। साधारण और मिश्रित लवण के बाद अब पढ़ते हैं योगात्मक यौगिक या फिर आणविक यौगिक। आणविक या योगात्मक यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो साधारण लवण होते हैं उनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जैसे एक कंटेनर में ले लिए लवण ए और लवण बी, ये साधारण लवण, तो दो या दो से अधिक जो साधारण लवण है इनको आपस में मिक्स करना है। ये एक ए हो गया और दूसरा बी लवण हो गया, इनको आपस में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको तेज़ भट्ठी की आंच में गर्म करना है। गर्म करने से क्या होगा, ये जो आपस में मिक्स होगा और पानी इसमें जब डाल देंगे, पानी डालेंगे तो इसमें से क्या होगा, भाप निकलने लगेगा। भाप निकलेगा तो मतलब ये खौलना स्टार्ट करेगा। जब दो दो लवण को, जो सरल वाले लवण है सिंपल साल्ट, उनको आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें पानी डालेंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इतना गर्म करें कि उसमें से वाष्प निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद क्या करना है, इसको दूसरी जगह लेके ठंडा करना है। किसमें, बर्फ़ में। ये बर्फ़ डाल देंगे और इसको क्या करेंगे, ठंडा ठंडा करने से क्या होगा, ये जो हमारा जो लवण का मिक्सचर है जिसको हमने गर्म किया है, गर्म करने के बाद इसके साइड साइड में ऐसे क्रिस्टल इकट्ठा हो जाएगा। इस क्रिस्टल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक या फिर आणविक यौगिक कहेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। कुल मिला के दो साधारण लवण को या दो से अधिक साधारण लवण को आपस में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद उसमें पानी घोल के उसको गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि वाष्प बन जाए और वाष्प बनने के बाद उसको क्या कर देना है, ठंडा करना है बर्फ़ पे। ठंडा करने के बाद ये जो गाढ़ा घोल रहेगा वो क्रिस्टल बन जाएगा छोटे छोटे। इस क्रिस्टल को ही बोलेंगे योगात्मक यौगिक। अब इसका उदाहरण समझिए। जैसे पहला उदाहरण K2SO4 Al2SO4 24H2O, पोटेशियम सल्फेट एलुमिनियम सल्फेट को मिक्स किया हमने और ये बन गया पोटास एलम फिट कर। ये सूत्र याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इन तीनों को मिक्स किया हमने, ये यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये आपके साधारण लवण है, सिंपल साल्ट। इनको मिक्स किया तो कार्नेलाइट बन गया, KCl.MgCl2.6H2O। इसी प्रकार मोहर लवण Fe4 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट और पानी, अर्थात पानी मिक्स कर दिया तो फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट और 6H2O। इसी तरीके से FeCN2 KCN से ये बन गया, इससे ये बन गया। अब बनने से तो बहुत सारी चीज़ें बन गई, लेकिन अंतर है इसमें। देखिए ये जो हमारा है चौथा और पांचवा वाला, इसको कहा जाता है संकुल लवण। लेकिन पहला दूसरा तीसरा को, इनको बोला जाता है द्विक लवण। द्विक लवण को अंग्रेजी में कहते हैं डबल साल्ट। अब दोनों में अंतर क्या है, ये जो द्विक लवण है पहला दूसरा और तीसरा वाले, इनको जब पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे अलग अलग। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। वैसे यहाँ एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। मतलब अब अलग अलग आयनों में टूट जाएंगे। लेकिन इनको देखिए, ये जो बने हैं रहने के लिए ये भी योगात्मक यौगिक है, लेकिन इनको संकुल लवण बोलते हैं। अब ये वास्तव में होता क्या है, ऐसा रहता नहीं है, ये ऐसा कुछ दिखेगा। Fe हो गया और ये जो पोटेशियम है ये सामने रहेगा K4 और ये CN6, कैसे, साइनाइड 4 और ये 2 6, इस तरीके से। तो इसकी वजह से जो बड़ा ब्रैकेट में आ रहा है ना, इसकी वजह से ये क्या बन गया, संकुल बन गया। तो ये अलग टाइप का यौगिक बन गया। किनसे, पहला दूसरा और तीसरा उदाहरण से। हैं दोनों वही आणविक यौगिक हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। इनको जब पानी में घोल रहे हैं पहला दूसरा तीसरा को, तो ये अपने आयनों में टूट रहा है। लेकिन इनको जब चौथा और पांचवा वाले को जब घोलेंगे तो ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में उपसहसंयोजक बंध बन गया है। इस धातु आयन और ये, इसको जो छोटा ब्रैकेट है इसको बोलते हैं लिगेंड। इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो इनके बीच में उपसहसंयोजक अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया जो कि मजबूत होता है। इस कारण ये कॉम्प्लेक्स का आयन नहीं टूटता, सिर्फ ये जो बाहर में है ना, इस बड़ा ब्रैकेट के बाहर, ये बस टूटेगा। उसी प्रकार इसको देखें तो ये दिखने में तो ऐसा है, लेकिन वास्तव में ये कैसा है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ऐसा, अर्थात बंध निर्माण के बाद कुछ इस तरीके से बन जाता है ऐसे। अब इसके बाद है ऐसा सल्फेट। तो इसको जब पानी में घोलेंगे तो ये सिर्फ यहाँ से टूटेगा, इसको घोलेंगे तो ये सिर्फ यहाँ से, ये पूरा ऐसा ही पड़ा रहेगा बड़े साइज का। इसलिए इसको बोल रहे हैं संकुल या कॉम्प्लेक्स टाइप का साल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आणविक या योगात्मक यौगिक समझ लिया होगा। और चूंकि यहाँ पे हमको क्या चीज़ मिल गया, इसके अंतर्गत दो चीज़ मिल गया, डबल साल्ट या द्विक लवण, और एक मिल गया संकुल टाइप का। तो इसको नोट करिए, फिर दोनों में अंतर समझते हैं कि द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर है। ठीक है, नोट करिए जल्दी। अब देखते हैं कि योगात्मक यौगिक जो दो प्रकार के होते थे, पहला है द्विक लवण अर्थात डबल साल्ट, और जो दूसरा है वो संकुल लवण या और जो दूसरा है उसको संकुल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। उनमें अंतर क्या होता है, दोनों ही योगात्मक यौगिक है। दोनों साधारण साल्ट को मिक्स करके क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से अर्थात क्रिस्टल बना के बनाए गए थे, लेकिन दोनों में अंतर होता है। देखिए पहला द्विक जो लवण है जिसको डबल साल्ट बोलते हैं, इसको जल में जब घोलेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा।
और यह केवल ठोस अवस्था में ही अपना अस्तित्व रखेगा। क्यों? क्योंकि पानी में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जा रहे हैं और इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो जिन आयनों से बने हुए हैं उनके आयनों के जो खुद के गुण होते हैं उनसे मिलते जुलते रहते हैं। कहने का अर्थ है जैसे मेरे पास है ये पोटास एलम, इसको फिटकरी भी कहा जाता है, पोटास एलम। इसको जब पानी में घोलेंगे तो ऐसा टूटेगा। जो पोटेशियम है 2K प्लस में टूट जाएगा, एल्युमिनियम है 2Al प्लस 3 में टूट जाएगा। वैसी सल्फेट है, एक सल्फेट ये और एक सल्फेट ये, तो 4SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। इस तरीके से अलग अलग उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात ये इसका जो गुण रहेगा पोटास एलम का वो इनके आयनों के गुण के जैसे होंगे। अर्थात इसका यदि हम लोग टेस्टिंग करेंगे लैब में तो ये पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, एल्युमिनियम का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा और इनके जो गुण होते हैं और वही गुण इनके वास्तव में जो पोटास एलम का गुण रहेगा उसका गुण होता है। ठीक है, तो अब इसमें यदि कुल आयनों की बात करूँ, कुल आयन, तो ये कितने आयनों में टूट गया? 4, 2, 6, 7, 8, 8 आयनों में टूट गया। अब आयन के प्रकार में देखूँ, आयन के प्रकार अर्थात कितने कितने आयन के प्रकार, तो धन आयन देखिए 2, 2, 4, मतलब 4 धन आयन वाले हैं, ये 2 और 2 4, और 4 क्या है? ऋण आयन वाले हैं। इस तरीके से ये अपने आयनों में टूटते हैं और इनका जो गुण है इनके आयनों का गुण होता है। इस तरीके से और भी जो उदाहरण है उसको आप कर सकते हैं। जैसे एक तरीके से था कार्नेलाइट का KCl.Mgcl2.6H2O। इसको पानी में जब घोलेंगे तो पानी में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा K प्लस में, Cl माइनस में, और मैग्नीशियम किस में टूट जाएगा? मैग्नीशियम +2 में। क्लोरीन यहाँ कितना है? 2 और इसको मिला के 3, तो यह हो जाएगा 3Cl माइनस। इस तरीके से K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस। मतलब ये जो कार्नेलाइट होता है, कार्नेलाइट, यह पोटेशियम का, क्लोराइड का और मैग्नीशियम तीनों का टेस्ट देगा और इन्हीं के जो गुण हैं इनके खुद के गुण बन जाते हैं। अब यदि मैं संकुल की बात करूं तो इसको पानी में घोलेंगे तो पूरे अपने आयनों में नहीं टूटेगा। यहाँ सब के सब टूट रहे हैं पूरे जितने हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसमें ये बड़ा ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट में क्या है, ये जो लिगेंड होता है इसका इसके साथ बंद होता है, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कारण ये पूरा नहीं टूटता। इसका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में होता है। ठोस और विलयन का अर्थ है कि जब इसको मैं पानी में घोलूंगा तो ये ऐसा टूटेगा, सिर्फ 4K प्लस और ये बड़ा ब्रैकेट के साथ अलग हो जाएगा ये, और इसको संकुल आयन बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट वाले को CN6, और ये -4 या 4 माइनस, ये हो जाएगा हमारा संकुल। अब इसको हम लोग लैब में यदि टेस्ट करेंगे तो ये आयरन का टेस्ट या साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये बड़ा से कॉम्प्लेक्स बन गया, संकुल बन गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे अलग अलग ये सब टेस्ट दे पा रहा था। यहाँ पर यदि हम टेस्ट करेंगे तो सिर्फ पोटेशियम का देगा, लेकिन इसका जो गुण है, इसका गुण पोटेशियम से और इससे अलग है। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद इसका अलग ही गुण दिखेगा। इनके खुद के जिनसे बना है, जैसे आयरन से, साइनाइड से, पोटेशियम से, इनके गुण जैसा इसका खुद का गुण नहीं रहेगा। इसी को लिखा गया है कि इनके रासायनिक गुण इनके आयनों से पूर्णतः अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो गुण रहेगा, रासायनिक या भौतिक गुण, वो ये जिन आयनों से बना है उन्हीं के जैसा रहेगा। मतलब यह अपना जो अस्तित्व रहेगा, इसके आयन वो अपने अस्तित्व नहीं खोएंगे, यह अपने गुण को बचा कर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सब अपना अस्तित्व खो देंगे, इनका कोई गुण खुद से इसके अंदर नहीं दिखने वाला है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ टोटल कितना, 4 और 1 5, एक ये आयन बन गया ऋण वाला और एक धन वाला, टोटल 5 आयन मिलेंगे यहाँ पे मेरे को। लेकिन यहाँ पे ढेर सारे मिलते थे। तो उम्मीद है दोनों में अंतर करना आपने सीख लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसके टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, अर्थात ये वाले उपसहसंयोजन यौगिक, यही अपने सिलेबस में है आगे पूरा। इसमें ये सब चीज़ों को क्या कहा जाता है और इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं, आक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।